अब जो बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई सारा क्वेश्चन बेटा बनता है यहाँ से। हाइड्रोजन परऑक्साइड में सबसे पहले आज बेटा हम लोग बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर पे बेटा कुछ ऐसा डेटा है जो आपको याद रखना है। पहली बात तो ये याद रखो कि हाइड्रोजन स्ट्रक्चर है जहाँ पर ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर है, सारा का सारा एटम सेम प्लेन में नहीं पाया गया और उसको कहा गया इट्स ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। जस्ट लाइक व्हाट, आपको यहाँ पे दो डेटा याद रखना होगा। एक आपके पास हाइड्रोजन परऑक्साइड गैसियस फेज में है जहाँ पर दो ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ 147.4 पिकोमीटर है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ 95 पिकोमीटर है, जबकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये बॉन्ड एंगल बेटा 94.8 और जो प्लेन दो प्लेन में लाई कर रहा है उस प्लेन के बीच का एंगल बेटा याद रखना 115 डिग्री। ये सारा डेटा आपका गैसियस फेज में है। जबकि सेम स्ट्रक्चर अगर आपसे लिक्विड सॉलिड फेज में पूछा जाए, सॉलिड फेज में, तो सॉलिड फेज में देखो डेटा जो है ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ इट्स नाउ 145.8 पिकोमीटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ बेटा यहाँ 98.8 पिकोमीटर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल है बेटा वो 101.9 डिग्री है, जबकि दो प्लेन के बीच का एंगल 90.2 डिग्री है। ये जो इन्फॉर्मेशन है याद रखो, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, कुछ भी पूछ सकता है, बॉन्ड लेंथ पूछ सकता है, बॉन्ड एंगल पूछ सकता है, दो प्लेन का बॉन्ड एंगल पूछ सकता है, या कंपैरिजन पूछ सकता है गैसियस फेज और सॉलिड फेज में क्या डिफरेंसेस है, ये आपको याद करना है। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है, टॉटामेरिक फॉर्म, जहाँ पर दो स्ट्रक्चर एक दूसरे के फॉर्म में टॉटामर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ माइग्रेट करता है बेटा तो ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है, इसको बेयर स्ट्रक्चर कहते हैं, और इस स्ट्रक्चर को जेट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो टॉटामेरिक फॉर्म में भी पाया गया, ये टॉटामेरिज्म भी शो करता है। अब बात करते हैं कैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड को बनाना है। सबसे पहले लैब मेथड की बात करते हैं। लैब में हाइड्रोजन परऑक्साइड को बनाने के लिए बेरियम परऑक्साइड BaO2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेरियम परऑक्साइड, आइस कोल्ड टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन करवाया था, बहुत ही लो टेम्परेचर पे करवाया था डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में। प्रोडक्ट जो बनता है BaSO4 जो नीचे प्रेसिपिटेट कर जाता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब इस रिएक्शन से रिलेटेड कई सारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके पास आएगा, जैसे डाइल्यूट H2SO4 की जगह पे कॉन्क H2SO4 या कॉन्क HNO3 का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है। इसका आंसर भी बिल्कुल उसी तरीके से आपको देना जिस तरीके से हम लोग हाइड्रोजन के प्रिपरेशन में पढ़े थे कि कॉन्क H2SO4 या कॉन्क HNO3 ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड है और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में। किस तरीके से ऑक्सीडाइज करता है ये देखो, ये नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से बनता है और ये ऑक्सीजन फर्दर ये O2 नहीं होगा, O होगा नेसेंट ऑक्सीजन, और ये फर्दर बेटा आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में और रिड्यूस कर देता है ऑक्सीजन में। मतलब ओवरऑल रिएक्शन अगर आप देखोगे तो ये बनता है आपका H2SO4 प्लस H2O2 जो आपको SO2 H2O और O2 दे रहा था, यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड नहीं बन पाया। सिमिलरली नाइट्रिक एसिड पे बात करें तो ये नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर देता है। ओवरऑल रिएक्शन होगा नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड देने पर NO2 बनता है, पानी बनता है और ऑक्सीजन बनता है। और एक सवाल पूछा जा सकता है कि ठीक है तो कॉन्क HCl का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता या डाइल्यूट HCl का। तो इस मामले में बेरियम परऑक्साइड के साथ अगर HCl देंगे बेटा तो यहाँ रिएक्शन इस तरीके से होता है BaCl2 और H2O2। पिछली बार बना था BaSO4 जो कि प्रेसिपिटेट कर जाता है, ये प्रेसिपिटेट नहीं करता बल्कि ये सॉल्यूबल है। सॉल्यूबल होने की वजह से सॉल्यूबल इन वाटर यानी कि पानी में घुल गया, सॉल्यूशन में घुल गया। सॉल्यूशन में घुलने का मतलब H2O2 को उससे सेपरेट करने में काफ़ी दिक्कत होता है। इस रीज़न से कॉन्क HCl या डाइल्यूट HCl का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और भी कई सारा कंसेप्चुअल पार्ट आएगा, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि टेम्परेचर आइस कोल्ड टेम्परेचर क्यों रखा जाता है, इसका रीज़न ये है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, ये इमीडिएटली हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज कर जाएगा और डिकम्पोज करने के बाद वाटर और ऑक्सीजन देगा इस तरीके से, इसलिए टेम्परेचर को काफ़ी लो रखा जाता है। और आपसे सवाल पूछा जा सकता है, देखो क्या कि रिएक्शन के एंड में इस तरीके से रिएक्शन करवाया जाता है कि रिएक्शन के एंड में जो सॉल्यूशन होगा उसका नेचर एसिडिक होना चाहिए, इट इज़ केप्ट स्लाइटली एसिडिक। क्यों? तो उसका रीज़न ये है कि एसिड जो होता है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन मतलब ये जो टूट रहा है हाइड्रोजन परऑक्साइड टूट करके वाटर और ऑक्सीजन दे रहा है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। टेम्परेचर बढ़ाओगे
तो ये जल्दी डिकम्पोज करेगा, इसलिए आइस कोल्ड टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर इसको बेसिक मीडियम में डाला जाए तो ये बहुत रैपिडली डिकम्पोज करता है, जबकि एसिडिक मीडियम में इसका जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है वो कम होता है। तो एक तरीके से ये नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को डिक्रीज कर देता है। और यही चीज़ उल्टा पूछा जाएगा आपसे कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एसिड को पेरोक्साइड में डालना चाहिए या पेरोक्साइड को एसिड में डालना चाहिए। तो आंसर है कि पेरोक्साइड को एसिड में डालना चाहिए। एक्सेस ऑफ एसिड, एक्सेस ऑफ एसिड का मतलब क्या होगा कि आपके पास सॉल्यूशन में हमेशा एसिडिक बना रहेगा, और अगर एसिडिक बना रहेगा तो वो डिकम्पोजिशन को रिटार्ड करेगा, कम कर देगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपका पूछा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ लैब प्रिपरेशन। और भी मेथड्स हमारे पास प्रिपरेशन की है, जैसे बेरियम पेरोक्साइड में सल्फ्यूरिक एसिड के जगह पे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यानी H3PO4 भी देने पर काम होगा। यहाँ पर भी देखो आइस कोल्ड टेम्परेचर हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर बेरियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेट कर जाएगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएगा। यहाँ भी बेटा आपके लिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि H2SO4 जो होता है वो उसके जगह पर H3PO4 का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो उसका रीज़न ये है कि H3PO4 H2SO4 के मुकाबले में वीक एसिड है, और इसके वजह से वो उसका डिकम्पोजिशन को कैटालाइज करता है, यानी कि रोकता है, नेगेटिव कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। एट द सेम टाइम BaO2 के साथ H2SO4 का मेथड इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो हेवी मेटल्स है, लेड या बिस्मुथ इम्प्योरिटीज़ के तौर पे, उसको आसानी से इसमें रिमूव किया जा सकता है। ये भी एक मेथड है कि H3PO4 का इस्तेमाल करना चाहिए। सोडियम पेरोक्साइड से कैसे बनाया जाएगा। सोडियम पेरोक्साइड से बनाने का प्रोसेस के एक और प्रोसेस के नाम से भी पुकारते हैं, डेट इज़ कॉल्ड मर्क्स मेथड। सोडियम पेरोक्साइड से अगर आपको बनाना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो सिंपली इसको H2SO4 20% डाइल्यूटेड में ऐड कर दो आइस कोल्ड टेम्परेचर पे, H2O2 बनता है जो 30% स्ट्रेंथ कैरी करता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30% H2O2 30% हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एक और नाम से पुकारा जाता है, डेट इज़ नोन एज मर्क्स पर हाइड्रॉल। और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन सुन लो। 30% H2O2 मार्केट में मर्क्स पर हाइड्रॉल के नाम से बिक्री किया जाता है, जाना जाता है। और इस रिएक्शन में ज़्यादा नहीं, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सोडियम पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो NaOH का फॉर्मेशन होता है, और NaOH अभी भी बात की थी, बेस है, एल्कली है, और ये इसका डिकम्पोजिशन के लिए पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करता है। फॉर दिस रीज़न NO2O2 यानी सोडियम पेरोक्साइड कैलकुलेटेड अमाउंट में इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये कुछ कंसेप्चुअल पार्ट है बेटा, जो समझ के रखो, दिमाग में रखो। अब आइए बात करते हैं लार्ज स्केल प्रिपरेशन। तो लार्ज स्केल प्रिपरेशन के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इस्तेमाल करते हैं। देखो किसका इलेक्ट्रोलाइसिस और कैसे करते हैं। 50% H2SO4 रॉ मटेरियल के तौर पे इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है। कैथोड में कॉपर और एनोड में प्लैटिनम का इस्तेमाल किया जाता है। और रिएक्शंस में देखो क्या होता है, H2SO4 डिकम्पोज करके टूटता है इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान 2H+ और 2HSO4- में। H+ कैथोड में इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन बनाता है। एनोड पे HSO4- 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और HSO4 बनाता है। वो HSO4 आपस में डाइमराइज करके H2S2O8 पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो नोन एज मार्शल एसिड का फॉर्म करता है, मार्शल्स एसिड। और ये मार्शल एसिड फर्दर पानी में डालने पर H2SO4 फिर से रीजनरेट करता है, जो आप दोबारा यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये लार्ज स्केल का प्रिपरेशन बना बेटा आपका। अब यहाँ पे कुछ और बात, इस इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान अपार्ट फ्रॉम मार्शल एसिड एक और एसिड का भी फॉर्मेशन होता है, डेट इज़ कैरोज एसिड। और कैरोज एसिड का जो बेटा फॉर्मूला है वो है H2SO5, ये भी बनता है, याद रखना। तो H2S2O5 तो बनता है जो हाइड्रोलाइसिस होने के बाद H2SO5 H2O2 देता है, बट एट द सेम टाइम कैरोज एसिड भी H2O2 देता है और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो इस रिएक्शन में अपार्ट फ्रॉम मार्शल एसिड कैरोज एसिड का भी फॉर्मेशन होता है। लार्ज स्केल प्रिपरेशन में आपके पास एक और मेथड और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जहाँ पर 2-इथाइल एंथ्राक्विनोन, ये जो कंपाउंड आप दिख रहा है बेटा, इस कंपाउंड को 2-इथाइल एंथ्राक्विनोन, ये देखो ये दो कीटोन वाला पार्ट है, और आपको पता होना चाहिए कीटोन का रिडक्शन अल्कोहल देता है, तो ये रिड्यूस होकर के 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल देता है। तो पहला स्टेप में तो बेटा ये रिड्यूस करता है, रिडक्शन के दौरान क्विनोन क्विनोल में कन्वर्ट हो जाता है। फर्दर इसके बाद जो ये प्रोडक्ट बनता है 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल, फिर से इसको ऑक्सीडाइज करवाया जाता है। और ऑक्सीडेशन के दौरान अब समझना, ये H और ये O2 मिलकर के H2O2 बनाता है, और एंथ्राक्विनोन फिर से तैयार हो जाता है, जो कि फर्स्ट स्टेप में रीयूज़ किया जा सके।
यानी एक तरह का ये साइक्लिक प्रोसेस होता है, कुछ इस तरीके से देखो यहाँ पर। ये आपके पास एंथ्राक्विनॉल है, 2 इथाइल एंथ्राक्विनॉल, जो ऑक्सीडाइज करने पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, रिड्यूस करने पर वापस इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। तो ये लार्ज स्केल प्रिपरेशन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी पे। जैसे कि पहले भी बात की, एक अनस्टेबल कंपाउंड है, और इसका अनस्टेबल होने का कई सारा रीज़न है। एक तो आप कह सकते हो कि इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड होता है जो वीक बॉन्ड होता है, इस वजह से ये डिकम्पोज कर जाता है। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे बहुत इजीली ये डिकम्पोज करता है, डिकम्पोज करके पानी देता है, ऑक्सीजन गैस देता है, और हीट लिबरेट करता है, मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और थर्मोडायनेमिकली में इसका डेल्टा जी का वैल्यू बेटा नेगेटिव पाया गया, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसका डिकम्पोजिशन करने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप टूटता है। अब इसको अगर डिकम्पोज करने से बचाना है या तोड़ना है, इसके लिए आपके पास दो तरह का कैटलिस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका डिकम्पोजिशन हो, तो एल्कली, याद करो थोड़ी देर पहले ये बात की थे, NaOH का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदर बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं जल्दी से तोड़ने के लिए। MnO2 पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करता है, गोल्ड, प्लैटिनम, हीट, यानी कि अगर आइस कोल्ड टेम्परेचर पे ना रखे, हीट ज़्यादा रखे तो जल्दी से डिकम्पोज कर जाएगा। इवन लाइट इसको डिकम्पोज करता है, और रफ सरफेस तक भी इसको तोड़ने में मदद करता है। जबकि इसको तोड़ने से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है एसिड का, अल्कोहल का और ग्लिसरॉल का। और H2O2 को स्टोर कैसे किया जाता है, स्टोर रखा कैसे जाता है, तो वैक्स कोटेड ग्लास में रखा जाता है या पॉलीथीन बॉटल में रखा जाता है। क्योंकि अगर डायरेक्ट किसी प्लास्टिक बॉटल में रखते हैं या किसी और में रखते हैं तो उसमें एल्कली का मौजूद होने का चांसेस रहता है, ग्लास में भी एल्कली मौजूद होने का चांसेस रहता है, और वो एल्कली क्या करेगा, H2O2 को बहुत इजीली डिकम्पोज कर देता है। अब बात करते हैं बेटा केमिकली कैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकली सबसे पहले इसका एसिडिक प्रॉपर्टी बात करता है, और एसिडिक नेचर में बहुत वीक एसिड होता है, वेरी वीक एसिड एक्वस सॉल्यूशन में, लेकिन इसका एसिडिक नेचर पानी से ज़्यादा पाया गया है, जिसका प्रूफ है इसका डिकम्पोजिशन का K का वैल्यू। ये देखो यहाँ पर याद करो, ये वैल्यू आप लोग आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़े थे, KW इसको कहते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, या आयनिक प्रोडक्ट, नॉट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का K का वैल्यू बेटा 1.5 × 10⁻⁻12, यानी कि पानी से ज़्यादा पाया गया, इसलिए इसका एसिडिक नेचर ज़्यादा पाया गया। पेरोक्साइडाइजिंग प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत आसानी से अदर पेरोक्साइड का फॉर्मेशन कर सकता है। सोडियम कार्बोनेट के साथ जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया जाता है तो सोडियम पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, तो एक पेरोक्साइड दूसरे पेरोक्साइड में कन्वर्ट होने का ताकत रखता है ये। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रिएक्शंस बेटा याद रखना आप लोगों को, और इसको याद रखने के लिए कई सारा रूल्स आपको ऑलरेडी बेटा बताया जा चुका है, रिडॉक्स चैप्टर में पढ़ाए थे, आइए देखते हैं फिर से। इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होने का रीज़न है क्योंकि ये अनस्टेबल है, पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है, आसानी से टूट जाता है, तो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। और अगर इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का वैल्यू देखोगे तो काफ़ी हाई है ना। ये इसका रिड्यूसिंग नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है। कैसे करता है और देखते हैं कि करते। पहले तो ये याद रखना कि एसिडिक मीडियम में इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर स्लो है, जबकि बेसिक मीडियम में फास्ट है। वो इसलिए क्योंकि बेसिक मीडियम में ये आसानी से डिकम्पोज करता है, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक KMnO4 ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करता है। और देखते हैं एसिडिक मीडियम में क्या करता है एक एक करके। एसिडिक मीडियम में ये ब्लैक लेड सल्फाइड यानी PbS को ऑक्सीडाइज कर देता है वाइट लेड सल्फेट में यानी कि PbSO4 में, और उसका रिएक्शन इस तरीके से। अगर आप थोड़ा सा पैटर्न को फॉलो करोगे तो रिएक्शन खुद बना सकते हो। वो ये कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूट करके वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन लेड सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करता है लेड सल्फेट में। ये ओवरऑल रिएक्शन हुआ PbS रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिव्स PbSO4 एंड वाटर। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वह ऑयल पेंटिंग से रिलेटेड। वो ये कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ यूज फॉर रीस्टोरिंग द कलर ऑफ ओल्ड पेंटिंग। पुराने पेंटिंग का जो कलर काला पड़ जाता है उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दरअसल में होता क्या कि पेंटिंग्स में जो कलर का इस्तेमाल होता है उस कलर का इसमें पाया जाता है 2PbCO3 PbOH2। दिस पिगमेंट, ये लेड पिगमेंट जो है वो कलर में पाया जाता है। और ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने पर कंटिन्यूस प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है वो क्या करता है कि लेड को कन्वर्ट कर देता है लेड सल्फाइड में जो ब्लैक कलर होता है। अब इस ब्लैक कलर में अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड दे देते हो तो अभी हम लोग क्या रिएक्शन पढ़े थे, ये PbSO4 बना देता है जो कि वाइट कलर का होता है। यानी कि आपके पिक्चर पे जो कालापन आ जाता है उस कालापन को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो रिएक्शन देखो कैसे हो रहा है। PbCO3 ये कहाँ पाया जाता है, ये लेड कलर में पाया जाता है, और ये H2S जो एटमॉस्फेयर में होता है उसके कांटेक्ट में आने से PbS बना देता है जो कि ब्लैक कलर का हो रहा है। इस ब्लैक कलर को अगर हम लोग फिर से
हाइड्रोजन पर दे दें तो ये हाइड्रोजन पर उसको PbSO4 वाइट कलर में कन्वर्ट कर देता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब और कुछ और चीज़ अगर आप लोग रिडॉक्स चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पढ़ाए थे बेटा कि फेरस फेरिक में ऑक्सीडाइज करता है। तो देखो यहाँ पर इसके पास H2O2 नेसेंट ऑक्सीजन है। एसिडिक मीडियम में फेरस सल्फेट जो है वो फेरिक सल्फेट में, या फेरस क्लोराइड जो है वो फेरिक क्लोराइड में कन्वर्ट हो सकता है। अगेन सेम पैटर्न पे KiI2 में कन्वर्ट हो सकता है, HCl Cl2 में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे कि नाइट्रेट में कन्वर्ट हो सकता है। और ये सारा रिएक्शन बेटा देखना आप लोग को रिडॉक्स में पढ़ाया गया। अगर आप थोड़ा सा रिलेट करोगे तो ये सब रिएक्शंस आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं। देखो ना, NO2 नाइट्राइट किस में कन्वर्ट हो गया, NO3 नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया। रिएक्शंस खुद से बना सकते हो। हर स्टेप में आपको नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करेगा, दोनों इक्वेशन को ऐड करो, ये बनता चला जाएगा। उसी तरीके से नाइट्रस एसिड को नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, माने NO2 NO3 में कन्वर्ट हो सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है पोटेशियम फेरीसाइनाइड में, ये रहा उसका रिएक्शन, ध्यान रखना इसको। सिमिलरली देखो और कुछ भी रिएक्शन है, SO3 SO4 में यानी सल्फाइड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखो सल्फाइड जो है वो सल्फेट में, नाइट्रेट में सल्फाइड सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। SnCl2 SnCl4 में कन्वर्ट हो जाता है। PCl2 जो होगा, यानी PbCl2 कहने का मतलब है Pb2 जो होगा Pb4+ में कन्वर्ट हो जाएगा। SN2+ जो होता है बेटा वो SN4+ में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोग को एन फैक्टर पढ़ाने के टाइम पे ये सारा रूल्स बताए थे कि कौन किस में कन्वर्ट होता है। अगर ये याद रखिएगा तो ये रिएक्शन आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। और इन सारे रिएक्शंस में अगर एक कॉमन पॉइंट ढूंढोगे तो वो ये मिलेगा कि सारे रिएक्शंस पे पानी बनता है। सारे रिएक्शंस में बाई प्रोडक्ट वाटर होता है, यानी हाइड्रोजन पर रिड्यूस होकर दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है पर खुद रिड्यूस होकर पानी बनाता है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, जैसे कि बात किए थे KMnO4 को ये रिड्यूस कर सकता है। कैसे रिड्यूस कर रहा है, यहाँ पर देखो KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर +7 रिड्यूस करके +2 हो जाता है और खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है ऑक्सीजन का -1 से O2। तो याद रखना जब ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करेगा तो बेटा इसका बाई प्रोडक्ट में वाटर बनता है, और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा तो बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बनेगा। जैसे देखो कुछ और रिएक्शन देखो, यहाँ पर भी देखो आपका बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन गैस बन रहा है, पढ़ना ये सब रिएक्शंस। यहाँ पर भी देखो बाई प्रोडक्ट में सारे में देखो ऑक्सीजन बन रहा है। तो यहाँ पर बेटा आप लोगों को थोड़ा सा मेमोराइजिंग पावर का इस्तेमाल करना, कौन सा क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखो, कुछ लॉजिक का भी इस्तेमाल करो। अब सवाल उठता है हाउ टू आइडेंटिफाई हाइड्रोजन पर। एक सैंपल है तो आप इसको कैसे टेस्ट कर सकते हो। तो एक तो ये किया जा सकता है बेटा कि हाइड्रोजन पर को अगर Ki या NaI के साथ ट्रीट किया जाए तो वो फ्री आयोडीन रिएक्ट देगा, और अपने को पता है कि आयोडीन को अगर स्टार्च के साथ दे दिया जाए तो वो ब्लू कलर का फॉर्मेशन करता है। ये किसका टेस्ट हो सकता है। दूसरा टेस्ट देखो क्या है कि हाइड्रोजन पर को जब एसिडिक K2Cr2O7 के साथ ट्रीट किया जाता है तो वो बनाता है CrO5 क्रोमियम पर, और ये क्रोमियम पर का कलर जो होता है वो बेटा ब्लू होता है। ये टेस्ट कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पर को, और ये ब्लू कलर जो होता है वो फर्दर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है अगर उसको एसिड दे दिया जाए। तो ये भी टेस्ट कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पर को। एक और आपके पास है टाइटेनियम सल्फेट में अगर हाइड्रोजन पर दे दिया जाए तो टाइटेनियम ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, और ये जो टाइटेनियम ऑक्साइड बनता है, जो टाइटेनियम सल्फेट है वो कलरलेस सॉल्यूशन होता है, रिएक्शन के बाद वो ऑरेंज रेड कलर का फॉर्मेशन करता है। तो ये हो गया टेस्ट। अब स्ट्रेंथ की बात करते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा जिस वक्त आप लोगों को स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की बात करे थे, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी, तब वहाँ पे एक और टर्म भी पढ़े थे वॉल्यूम स्ट्रेंथ। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन पर पे लागू होता है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का कंसेप्ट क्या है, देखो एक लैंग्वेज समझो। अगर आपसे कहा जाए 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 तो इसका आप ये मतलब निकालोगे कि 10 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन बनेगा डिकम्पोजिशन से। किसका डिकम्पोजिशन से, 1 मिलीलीटर हाइड्रोजन पर। सपोज कर लो अगर आपसे कहा जाए 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 तो इसका क्या मतलब निकाल सकते हैं हम लोग। इसका मतलब निकलेगा 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन बनेगा बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन पर से। यानी कि जो वॉल्यूम आपके पास होगा, जैसे कि मान लो x वॉल्यूम कहा गया तो इसका मतलब कितना ऑक्सीजन बनेगा, x मिलीलीटर ऑक्सीजन बनेगा। किससे बनेगा, 1 मिलीलीटर हाइड्रोजन पर से बनेगा। यानी हर बार 1 मिलीलीटर हाइड्रोजन पर का डिकम्पोजिशन से
जितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पैदा किया जा सकता है वो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। और आपके पास ये कुछ कन्वर्शन फैक्टर्स है जो आपको पहले भी दे दिया गया था, याद रखिए बेटा, डायरेक्ट आपका इस्तेमाल होगा, जेई हो नीट हो सब हर एक में इसका क्वेश्चन डायरेक्ट होता है। वन वॉल्यूम ऑफ H2O2 का परसेंट स्ट्रेंथ इतना है, वन वॉल्यूम ऑफ H2O2 का ग्राम पर लीटर में इतना है। अब सोचो यहाँ से एक ऐसा क्वेश्चन अगर बन जाए कि व्हाट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ मक्स पर हाइड्रोल, तो अगर आपको याद होगा तो मक्स पर हाइड्रोल कितना था, 30% था। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 0.03% इज इक्वल्स टू 1 वॉल्यूम, तो 30% का मतलब कितना हो जाएगा, 100 वॉल्यूम। इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। तो ये कन्वर्शन फैक्टर बेटा याद रखो, जैसे कि नॉर्मेलिटी को अगर कन्वर्ट करना है तो जितना नॉर्मेलिटी इसको 5.6 से मल्टीप्लाई कर दो वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ में बन जाएगा। मोलैरिटी को अगर आप 11.2 से मल्टीप्लाई कर दो, सपोज एक्स मोलैरिटी है तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट फार्मूला बेटा, इसमें से आपको कोई तिगलमबाजी वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा। कन्वर्शन फैक्टर याद रखिए। तो ये जो है आपके पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। न्यूमेरिकल पार्ट पूछा जा सकता है, जो पूछेगा सिंपल क्वेश्चन होगा बेटा। यहाँ पे नीट हो या जेई मेंस हो दोनों पे सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। एडवांस तक में बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। तो ये था हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन था, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, कुछ मेमोरी बेस्ड पार्ट था, याद रखिए इसको। तो यहाँ पर बेटा आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो हाइड्रोजन, वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड तीनों पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपका ड्यूटी बेटा इसको अच्छे से वीडियो का बार बार देखो, इतनी बार देखो कि देखते देखते आपको याद हो जाए, रिएक्शंस याद ना करना पड़े। नोट्स आपको दिया जा चुका, वहाँ से पढ़ो, पढ़ के सारा रेडी कर लो बेटा, ठीक है।